नमस्कार, मैं दिनेश पाठक और लेकर हाजिर हूं करंट अफेयर्स की ताजी श्रृंखला आपके लिए खास। पूर्व वित्त सचिव भारतीय प्रशासनिक सेवा के अफसर रहे सुभाष चंद्र गर्ग अब लेखक के रूप में हम सबके सामने हैं। उनकी किताब द 10 ट्रिलियन ड्रीम फरवरी में हमारे सामने होगी। यह किताब वर्तमान में भारत के सामने वाले नीतिगत मुद्दों पर चिंतन करती है और कुछ समाधान भी पेश करती है। इसमें वर्ष 2035 तक 10 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की इकोनॉमी बनने का सुझाव भी दिया गया है। किताब फरवरी 2022 के अंत में रिलीज होगी, लेकिन ऑनलाइन प्री ऑर्डर के लिए ये उपलब्ध है। किताब पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने प्रकाशित की है। ह्यूमन रिसोर्स और पूंजी की तरह आर्थिक नीति किसी भी अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सही नीतियां उच्च विकास, निष्पक्ष पुनर्वितरण और सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं के पर्याप्त डिस्ट्रीब्यूशन का रास्ता खोलती है। किताब में भारत के 10 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की इकोनॉमी बनने की योजना भी शामिल है। यह स्वतंत्रता के बाद से इसके विकास के आलोक में भारत की माइक्रो इकोनॉमी का विश्लेषण भी करती है। यह किताब मुद्रास्फीति, ऋण प्रबंधन, राजकोषीय प्रबंधन, विकास, मौद्रिक प्रबंधन, विदेशी पूंजी प्रवाह और अन्य बुनियादी मुद्दों को माइक्रो मापदंडों के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन पर विस्तार से सोचती है और बताती भी है। किताब भारत के डिजिटल पर्यावरण, बुनियादी ढांचे और सामाजिक ताना बाना अर्थव्यवस्था है उस पर भी चिंतित है, उस पर भी निर्देश देती है, नीतियों की चर्चा करती है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने हाल ही में एपी सेवा पोर्टल 2.0 लॉन्च किया है। दावा है कि यह पोर्टल नागरिकों को और बेहतर सेवाएं प्रदान करेगा। इस पोर्टल को नागरिक सेवा पोर्टल भी कहा जा रहा है। यह पोर्टल पारदर्शी तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से नागरिकों को डिजिटल सर्विसेज उपलब्ध कराएगा। उनके आवेदन को ट्रैक करने में मदद करेगा। आवेदनों की अपडेट SMS के माध्यम से जरूरतमंदों तक पहुंचाई जाएंगी। पोर्टल नागरिक आपूर्ति की 6, नगर पालिका प्रशासन की 25, राजस्व और भूमि प्रशासन की 30, ग्रामीण विकास की 3, ऊर्जा विभाग की अन्य 53 सेवाएं देने में सक्षम है। इसका मतलब बड़ा पोर्टल है और महत्वपूर्ण भी। यह पोर्टल अधिकारियों को प्रमाण पत्र और दस्तावेज ऑनलाइन प्रदान करने की अनुमति देता है। पोर्टल डिजिटल हस्ताक्षर के उपयोग की भी अनुमति देता है। लगभग 90% सरकारी सेवाओं की पेशकश को इस पोर्टल के तहत लाया गया है। सशुल्क सेवाओं तक पहुंचने के लिए गेटवे को भी शामिल किया गया है। तो आप समझिए बहुत महत्वपूर्ण है ये। अब थोड़ी खबर विदेश से। मध्य अमेरिकी देश होंडुरास को सियोमारा कास्त्रो के रूप में पहली महिला राष्ट्रपति मिली हैं। इसकी राजधानी टेंगुसिगाल्पा है। यह देश कैरेबियन सागर के तट पर स्थित है। सियोमारा कास्त्रो समाजवादी नेता हैं। उन्होंने देश में मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने का वायदा किया है। साथ ही वह सख्त गर्भपात कानूनों को उदार बनाना चाहती हैं। मैनुअल जेलिया सियोमारा के पति हैं और उन्होंने 2006 से 2009 के बीच होंडुरास पर शासन किया था। 2009 में उन्होंने सैन्य तख्ता पलट के बाद पद छोड़ा। उनके निष्कासन के बाद सियोमारा ने चुनाव में हिस्सा लिया और उन्हें 51% जनता का समर्थन मिला, बड़ा समर्थन मिला। सियोमारा ने राष्ट्रपति ऑरलैंडो की जगह ली है। शपथ ग्रहण समारोह में अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भी शामिल हुई। अमेरिका चाहता है कि सियोमारा देश में गरीबी, भ्रष्टाचार और हिंसा को संभालें। होंडुरास ने 1838 में मेक्सिको से आज़ादी पाई थी। मेक्सिकन से पहले होंडुरास स्पेन के अधीन था। होंडुरास में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा स्पेनिश है। यह मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर है तथा प्राकृतिक आपदाओं और विशेष रूप से तूफान से ग्रस्त देश है। होंडुरास अपने गन्ने और कॉफी के लिए जाना जाता है, प्रसिद्ध है। चीन सरकार ने हाल ही में लिथुआनिया पर आयात प्रतिबंध लगा दिया है। इसका मतलब है कि चीनी कंपनियां अब लिथुआनिया से माल या कच्चे माल को आयात नहीं कर सकेंगी। इससे पहले 2021 में लिथुआनिया ने ताइवान को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता दे दी थी और देश में ताइवान का कार्यालय खोला था। माना जा रहा है कि वहीं से ये विरोध शुरू हुआ होगा। चीन के अनुसार ताइवान उसका अभिन्न अंग है। इस पर यूरोपीय संघ ने विश्व व्यापार संगठन में चीन के खिलाफ मामला दर्ज कराया है।
इससे पहले चीन ने ऑस्ट्रेलिया से शराब के आयात और नॉर्वे से मछली के आयात पर भी रोक लगा दी थी। चीन में लिथुआनिया आयात केवल 350 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। लिथुआना के साथ व्यापार में चीन सबसे आगे है। जर्मन और फ्रांसीसी कंपनियां लिथुआनिया के रास्ते चीन को अपना निर्यात भेज रही हैं। ये कंपनियां अब बड़े पैमाने पर प्रभावित हुई हैं। इस प्रकार लिथुआनिया को अवरुद्ध करके चीन सीधे यूरोपीय संघ के व्यापार पर प्रभाव डाल रहा है और यह यूरोपीय संघ के लिए चिंता का विषय है। इस आयात प्रतिबंध का असर जर्मनी और फ्रांस जैसे देशों पर भी पड़ रहा है। जर्मन ऑटोमोटिव आपूर्तिकर्ता काफी हद तक प्रभावित हुए हैं। वे अपना निर्यात लिथुआनिया के माध्यम से ही भेजते हैं। साथ ही लिथुआनिया यूरोपीय संघ का सदस्य है। यूरोपीय संघ अपने सभी 27 सदस्यों के व्यापार मुद्दों को संभालता है और उनका नेतृत्व करता है। अमेरिका इस मुद्दे पर यूरोपीय संघ का समर्थन कर रहा है। इससे पहले अमेरिका ने उइगर मुसलमानों के क्षेत्र में उत्पादित वस्तुओं को लेकर चीन पर प्रतिबंध लगाए थे। यह अल्पसंख्यक मुस्लिम आबादी चीन में सस्ते मजदूर के रूप में काम करने को विवश है। आपका जज्बा, जिम्मेदारी, पहरेदारी अनमोल है। आप देश की रक्षा करते हैं, घर परिवार छोड़कर सुदूर बर्फ के पहाड़ों, जंगलों, रेगिस्तानों में भटकते हैं हमारे लिए। आप हैं तो हम हैं। ऐसे में कुछ फर्ज हमारा भी है। आपके बच्चे हमारे लिए खास हैं। हम उन्हें स्कॉलरशिप देंगे, सुरक्षित माहौल में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देंगे, उनका भविष्य संवारेंगे। आप देश के सैनिकों के लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं। हम हैं महर्षि यूनिवर्सिटी। अब भारत और फ्रांस के बीच हुए समझौते की चर्चा। भारत और फ्रांस ने हाल ही में विरासत में मिले विकारों और फिर से उभरने वाले संक्रामक रोगों पर एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। फ्रांस के इंस्टीट्यूट पास्चर और भारत के CSIR के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। समझौते के माध्यम से देश न केवल अपने लोगों के लिए बल्कि वैश्विक भलाई के लिए भी किफायती स्वास्थ्य देखभाल समाधान देंगे। अक्टूबर 2021 में G20 शिखर सम्मेलन के मौके पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने सहमति व्यक्त की थी कि स्वास्थ्य, पर्यावरण और नवाचार में दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षाएं हैं। दोनों नेताओं के बीच बातचीत के आधार पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। आइए भारत और फ्रांस के रिश्ते को भी थोड़ा समझ लेते हैं। भारत फ्रांस को अपना सद्भावना भागीदार यानी गुडविल पार्टनर मानता है। फ्रांस में 1 लाख से ज्यादा भारतीय हैं। फ्रांस उन पहले देशों में से एक है जिसके साथ भारत ने परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। दोनों देशों के बीच सहयोग बड़े पैमाने पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी, संस्कृति, व्यापार और निवेश, शिक्षा जैसे क्षेत्रों में बढ़ रहा है। दोनों देशों में राजनयिक संबंध 1988 में स्थापित किए गए थे। आज के इस खास अंक में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ नई और ताजी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।